वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास नंबर 5 का सी। शुरू कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 कंप्लीट, यूनिट 2 कंप्लीट, यूनिट 3 कंप्लीट, यूनिट 4 कंप्लीट और लास्ट में ये यूनिट 5 चल रही है और यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 5 पे कंप्लीट। अगर आप वीडियो नहीं पा रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे क्लास 6 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप उसको सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। अभ्यास 5 का बी, और अभी हमारा चल रहा है बीज गणित। बीज गणित में मैंने आपको बताया था कि चर और अचर राशि, चर और अचर, अचर का मान मतलब जिसका मान फिक्स हो, जितनी गिनती की संख्याएं होती, और चर राशि का मतलब जिसका मान हर जगह बदलता हो, जैसे ए बी सी में लिखते हैं, एक्स वाई जेड में लिखते हैं, ये सब अचर राशि चर राशियां हैं। चलिए आइए शुरू किया जाए। पहला सवाल है कि निम्नलिखित को बीज गणितीय रूप में लिखिए। बीज गणितीय रूप में लिखिए यानी कि इसको चर राशि के टर्म में लिख देना है। जैसे पहला है कि 6 और x का योगफल, तो 6 लिखेंगे और उसमें x को जोड़ देंगे, ये हो गया 6 और x का योगफल। क्लियर ना? दूसरा देखिएगा, दूसरा यक्ष में से 7 घटाने पर शेष। यक्ष है आपका, यक्ष और उसमें से 7 घटा देना है, तो यक्ष में से 7 घटाएंगे तो शेष आपका इतना ही बचेगा, यक्ष माइनस 7। ये आपका आंसर। यक्ष का 5 गुना, गुना का मतलब बच्चों गुणा, यक्ष में 5 का गुणा यानी कि 5 यक्ष। गिनती को पहले लिख देंगे, ट्रेडिशन बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पहले लिखते हैं, थोड़ा आसान रहता है। 5 और x, इसमें से गुणे का चिन्ह हटा भी सकते हैं या आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। x का 1/3, इसको देखिए, x का मतलब होता है गुणा और 1/3 का मतलब है 1/3। x का गुणा जब 1 में करेंगे तो x मिलेगा और नीचे बटा में 3, यानी कि आंसर आ गया x/3। ठीक ना? दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। जहां पर संख्या की जरूरत है संख्या लिखेंगे, जहां पे चर राशि चाहिए वहां पे लिखेंगे और जहां पे चिन्ह चाहिए वहां पे चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। जरा मैं आपको एक समझा दूं, वृत्त आप पढ़े हैं यार, फिर भी ये है आपका वृत्त। ठीक है, इसमें एक जगह होता है सेंटर, केंद्र, केंद्र से इस परिधि को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं त्रिज्या आर, इसे आर से लिखते हैं। और एक किनारे से, सेंटर से होती हुई दूसरे किनारे तक जाने वाली रेखा को कहते हैं व्यास, और व्यास को डी से लिखते हैं। ठीक, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। जैसा आप पढ़े हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कक्षा 5 में। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास को हम डी से दिखाते हैं, बराबर है बराबर लगाइए, 2 गुणे त्रिज्या का रिप्रेजेंटेशन हम क्या लिए हैं, आर। आर 2 गुणे आर, गुणा कर देंगे तो डी बराबर क्या मिलेगा, 2 का गुणा आर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2r। ये हो गया बीज गणित के रूप में इसको लिख दिया गया। ठीक है, दूसरा देखिएगा, वर्ग का परिमाप। अब जरूरत किसकी है, हमको वर्ग की है, तो चलिए एक वर्ग बनाते हैं। ये देखिए आपका एक वर्ग हो गया। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। भुजा अगर a है तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला, सिर्फ आपको फार्मूले याद होने चाहिए। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप मान लीजिए, आप इसको किसी अक्षर मान लीजिए P से आप दिखाते हैं, P फॉर पेरीमीटर, और 4 गुणे भुजा को A से लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर 4 का गुणा जब A में करेंगे तो 4A। बीज गणित रूप में इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। तीसरा देखिए, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। अगर हम आयत बनाएं
तो ये हो गया आपका आयत। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है ये है लंबाई, लंबाई को हम L से लिखते हैं और ये है चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला जो हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को A से लिखेंगे, A बराबर एरिया, लंबाई को L से लिखेंगे, चौड़ाई को 20, गुणा है बीच में, ये हो गया आपका बीजगणित रूप। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर, गुणा को हटा सकते हैं, यल बी, ठीक है। यल क्या है, लंबाई यानी लेंथ, बी क्या है, चौड़ाई, ठीक है। चौथा देखिएगा, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक। मान लीजिए किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा गया और 15 रुपए में बेच दिया गया, तो यहाँ पे लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। खरीदने वाले को कहते हैं क्रय मूल्य और बेचा गया इसको कहेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। मान लीजिए क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य y है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। लाभ प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य क्या हम माने हैं, y माइनस क्रय मूल्य क्या माने हैं, x, y माइनस x। ये हो गया बीजगणित रूप इसका, ठीक ना। चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहे हैं कि एक 3 का ए और 3 का बी, दो सवाल है। एक टोकरी में 50 आम, एक टोकरी में कितना आम, 50 आम, तथा दूसरी टोकरी में x आम है। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, ठीक है। मान लीजिए एक टोकरी में 10 आम और दूसरे टोकरी में 7 आम। तो कहा जा रहा है कि पहली टोकरी में यानी इस वाली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, तो आप कहेंगे सर 3 आम अधिक हैं। कैसे पता चला, पहली टोकरी में से 10 में से दूसरी टोकरी में आमों की संख्या को घटा दिया गया, तो ये पता चल गया कि कितने आम अधिक हैं, ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं। पहली टोकरी में आम कितना है, पहली टोकरी में आम बराबर 50, ठीक ना। दूसरी टोकरी में आम कितना है, दूसरी टोकरी में आम बराबर कितना है, x। पहली में अधिक आम, पहली में अधिक आम, कितना आम अधिक है, अधिक आम बराबर पहली में से 50 में से x को घटा दीजिए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक ना। चलिए दूसरा देखिए। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कुल कितने स्टूडेंट हैं, 100 हैं, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छात्र कितने हैं बच्चों, कुल छात्र बराबर 100, अनुपस्थित कितने हैं, अनुपस्थित बराबर हो गए x, तो उपस्थित निकालना है, उपस्थित छात्र बराबर। देखिए मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 10 में से 3 विद्यार्थी अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो कितने विद्यार्थी आए हैं, तो आप कहेंगे सर 7 विद्यार्थी आए हैं। कैसे पता चला, 10 में से 3 को घटा दिया गया, यानी टोटल कितने छात्र हैं उसमें से ये जो अनुपस्थित वाले हैं उनको निकाल दीजिए, तो उपस्थित छात्र आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुल छात्र कितने हैं, 100, और अनुपस्थित कितने हैं, x, इसको x को निकाल दीजिए, तो ये जो आंसर आया 100 माइनस x, ये उपस्थित छात्रों की संख्या है, ठीक ना। 4 देखेंगे। चौथा सवाल कह रहा है कि संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं यानी लगी हुई भुजाएं, ये वाली भुजा कितनी है, x मीटर है, और ये वाली भुजा कितनी है, y मीटर है, यानी कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, आयत है, ठीक है। तो आयत का परिमाप लिखना है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूले का प्रयोग करना है। फार्मूला कैसे बना है ये मैं बता देता हूँ। परिमाप का
परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई ये वाली प्लस चौड़ाई यानी चारों भुजाओं का योग। अगर मैं लिखूं तो चारों भुजाओं का योग। पहली भुजा कितनी है x, दूसरी भुजा कितनी है y, तीसरी भुजा कितनी है x और चौथी भुजा कितनी है y। चारों को जोड़ दीजिए। 2 बार x है तो 2x प्लस 2 बार y है तो 2y। कॉमन कर लीजिए 2 तो x प्लस y। खैर आपको ये सब नहीं करना, ये फार्मूला कैसे बना है ये नहीं करना है। आप 5 में जान गए हैं या अभी मैं आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि परिमाप निकालना है। तो फार्मूला एकदम रटा रटाया होना चाहिए। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए क्या होता है कि फार्मूला थोड़ा सा याद रखने से सवाल जल्दी लगते हैं। वैसे फार्मूले अगर आप बनाना सीख रहे हैं तो और अच्छी बात है। 2 है 2 रहने दीजिए, परिमाप को p लिख दीजिए। लंबाई कितना है बच्चों x मीटर, x रख दीजिए। चौड़ाई कितना है y है, y रख दीजिए। बस ये बन गया फार्मूला। ये बीजगणित रूप में हो गया। p बराबर 2 ब्रैकेट में x प्लस y। क्लियर ना। 4 के बाद 5वां देखिए। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है। एक गुब्बारा है, इसका मूल्य कितना है x है। तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल है कि एक गुब्बारे का मूल्य बराबर x पैसा। 12 गुब्बारों का मूल्य निकालना है। 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर, देखिए मान लीजिए एक पेन का दाम 5 रुपया है तो 2 पेन का दाम कितना होगा 10। कैसे निकला, आप क्या किए 5 का गुणा 2 में कर दिए हैं। 3 पेन का दाम निकालना है तो 1 का पता है, 3 का गुणा कर दीजिए 15। 4 का निकालना है तो 1 का पता है, 4 का गुणा कर दीजिए 20। वैसे ही एक गुब्बारे का मूल्य x है तो 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा, x में 12 का गुणा कर दीजिए यानी कि हो गया 12x पैसे। 12x पैसे रेट हो जाएगा 12 गुब्बारों का मूल्य। ठीक ना। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कक्षा में यक्स विद्यार्थी, एक क्लास है, उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं एक्स है, जिनमें से एक चौथाई बालिकाएं हैं। एक चौथाई क्या है, बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में अगर 12 विद्यार्थी और इसमें से कहा जाए कि 12 का एक चौथाई यानी 1/4 बालिकाएं हैं, तो आप निकालेंगे 12 गुणे 1/4, आंसर हो जाएगा 4 तिहाई 12 यानी 3 बालिकाएं हैं यहाँ पे इस रूप में। लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, आपको एक्स वाई का टर्म दिया गया है। तो कुल कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में विद्यार्थी कितना है, विद्यार्थी बराबर x, बालिकाएं कितना है, बालिकाएं हैं यक्स का एक चौथाई। अभी पीछे एक सवाल था इस तरह से, x का एक चौथाई यानी x लिखिए का मतलब गुणा और एक चौथाई का मतलब होता है 1/4। x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा और बटा में 4, x/4 बालिकाएं हैं क्लास में। ठीक ना। बालिकाओं की संख्या कितनी हो गई, x/4। 7वां देखिए, बिल्कुल आयत वाला सवाल है। एक वर्ग की भुजा है a सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप लिखना है। फार्मूला लगाइए, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यही होता है परिमाप। परिमाप बराबर p लिखिए, 4 लिखिए, भुजा कितना है a है, a लिख दीजिए। p बराबर 4a। यही सवाल तो पीछे भी था ऐसे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना। 8वां देखिए, ये सवाल थोड़ा सा समझिएगा। इस तरह से सवाल आप अगर करेंगे सीखेंगे तो आगे से आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक ना। देखिए लीला जो है राधा की छोटी बहन है। पहले यहाँ पे आपको क्लियर होना पड़ेगा,
कि लीला छोटी है और राधा बड़ी है। लीला जो है राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। राधा की उम्र चाहे जितना भी हो, उससे 6 साल छोटी कौन है? लीला है। लीला की आयु राधा की आयु की पदों में लिखिए। तो पहले हमको राधा की आयु मानना पड़ेगा। माना राधा की आयु बराबर x वर्ष। राधा की आयु हम कितना मान लेते हैं? x वर्ष। सॉरी, राधा नहीं, हाँ, राधा क्यों? राधा ही बड़ी है ना, तो राधा की आयु कितना मान लिए? x वर्ष। अब राधा से 6 साल छोटी, 6 साल छोटी लीला है, तो लीला की उम्र कितना होगी? लीला की उम्र बराबर राधा से कितने साल छोटी है? 6 साल, यानी यक्स में से 6 को घटा दीजिए। ये हो गई उम्र किसकी? लीला की उम्र हो गई है x-6 वर्ष। ठीक ना? 8 के बाद 9वां सवाल। माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। कितने लड्डू बनाए? 16 लड्डू बनाए। उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए। शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। भाई 16 बनाए हैं, 16 में से अगर 5 खा गए सब लोग, तो बचा कितना? 16 माइनस 5, 11 बचा ना। वैसे ही लड्डू कितने थे? लड्डू थे 16। ठीक ना? कितने खर्च हुए? खर्च लड्डू कितने हो गए? यक्स। अभी हम लोग 5 खा रहे थे, अभी हम लोग यक्स खा रहे हैं। कितने लड्डू खत्म हो गए? एक्स। बचे लड्डू कितने हो गए? बचे लड्डू भैया कितने हो गए? 16 टोटल थे, और उसमें से यक्स हम लोग खत्म कर दिए, तो यक्स को निकाल दीजिए। 16 माइनस यक्स लड्डू। ठीक ना? 16 माइनस यक्स लड्डू जो है, ये खर्च हो गए, बचे हुए लड्डू। हाँ, ये आपका आंसर होता है। खत्म। चलिए देखिए, तो प्यारे बच्चों, काम आपको करना है। मिलेंगे 5 का सी अभ्यास की तरफ। ठीक ना?